स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन जियोग्राफी के अंतर्गत हिमालय पर्वत की उत्पत्ति। तो हमने पिछले पार्ट में इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा किया था कि किस प्रकार से इसको जो है हमारे पूरे भारत को जो है भू आकृति और इसकी संरचना के आधार पर 5 भागों में यहाँ पर विभाजित कर दिया गया था। तो पहले नंबर पर आता था उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला सेकंड नंबर पर आता है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरे नंबर पर था प्रायद्वीप पठार, चौथे पर है समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह, और उसके बाद आता था 5वें नंबर पर मरुस्थल। तो आज हम जो है पहले नंबर पर उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, इसके अंतर्गत जो है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति और अनेक प्रकार की जानकारियों की चर्चा हम जो है करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। तो पहले नंबर पर है उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला और इसके अंतर्गत आता है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति। मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो जो है बना लिया है, फिर भी चलिए एक बार और इसको देख लेते हैं। तो पृथ्वी में किसी भी भूभाग की धरातली बनावट और स्थलाकृतियों में बनने में पृथ्वी की दो शक्तियाँ प्रमुख भूमिका है। मतलब कोई भी धरातली और भू आकृति जब भी बनती है तो उसके जो है बनने में पृथ्वी की दो शक्तियाँ जो है प्रमुख अपना भूमिका निभाती है। और वे शक्तियाँ कौन कौन सी है? तो वे शक्तियाँ हैं अंतर्जनित और बहिर्जनित शक्तियाँ। अब ये अंतर्जनित और बहिर्जनित शक्तियाँ क्या होती है, तो इसके बारे में हम जो है थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो भूकंप और ज्वालामुखी पृथ्वी के भीतर चलने वाली अंतर्जनित शक्तियों के परिणाम होते हैं, जो धरातल व विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो जो भी चीज़ें जो है जैसे कि भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, ये जो है पृथ्वी के भीतर चलने वाली क्या है, शक्तियाँ हैं, और इसी को बोला जाता है अंतर्जनित शक्ति, यानी कि अंदर चलने वाली क्या है, ये शक्तियाँ हैं। तो इसी को बोला जाता है अंतर्जनित शक्ति। और इसी से जो है जब भी भूकंप आता है, जब भी क्या आती है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो उससे जो है हमारी धरातल पर अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो ये सभी चीज़ें जो है अंतर्जनित शक्तियों का ही परिणाम होता है। अब बात आती है बहिर्जनित शक्तियाँ। तो बहिर्जनित शक्तियाँ क्या होती है कि धरातल पर जो है वायु, वर्षा, हिम, जल तथा तापमान की क्रियाएं सतत क्रियाशील है, जो धरातल स्थलाकृतियों में लगातार क्या करती है, परिवर्तन लाती है। इन्हें बहिर्जनित बल कहते हैं। अब जो भी चीज़ें बाहर जो है चलती है, बाहर चलती है और उसके जो है धरातली स्थलाकृतियों में क्या कर देती है, परिवर्तन ला देती है। अब धरातली स्थलाकृतियाँ जो है बना देती है, विभिन्न प्रकार की निर्माण कर देती है। तो ये जो सभी चीज़ें हैं बहिर्जनित बल के कारण होता है। जैसे कि वायु हो गया, हवा हो गया, मतलब सॉरी वर्षा हो गया, जल, तो ये सभी चीज़ें जो है तापमान में जो परिवर्तन है, तो ये सभी चीज़ें जो है धरातल में क्या कर देती है, स्थलाकृतियों का निर्माण कर देती है। तो जितने भी बाहर चलने वाली जितनी भी शक्तियाँ हैं उनको हम बोल सकते हैं बाहिर्जनित बल या बाहरजनित शक्तियाँ, और जो भी अंदर चलती है उसको बोल सकते हैं अंतर्जनित बल या अंतर्जनित शक्तियाँ। आई होप इतने तक समझ चुके होंगे आप जो है। चलिए अब आते हैं। तो ये सभी चीज़ें मैं जो है अब क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप इन सभी चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक आप जो है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति को नहीं समझ पाएंगे। चित्र में देख सकते हैं, यह है हिमालय पर्वत और यह है हिमालय पर्वत की चोटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का जो बाहरी आवरण पटल, जिसको क्या बोलते हैं, स्थल मंडल कहा जाता है, विभिन्न शैलखंडों से बना है। सभी लोग जानते हैं इसको कि जो हमारा स्थल मंडल इसको बोला जाता है वो जो है विभिन्न शैलखंडों से बना होता है, और इनको क्या बोलते हैं, हम प्लेट बोल सकते हैं। प्लेट इसको बोला जाता है। इन्हीं शैलखंडों को ही क्या बोलते हैं, प्लेट हम इनको बोल सकते हैं। और पृथ्वी का धरातल 6 प्रमुख प्लेटों और कई छोटी छोटी प्लेटों से मिलकर के बना है। यदि हम प्लेटों की बात करें तो 6 प्रमुख प्लेट के अंतर्गत ये जो है आता है, और इसके साथ साथ और कोई मतलब अन्य छोटी छोटी प्लेटें भी इससे मिलकर के बनी हुई हैं। और ऐसे प्रमुख प्लेटों में एक है हमारा भारतीय प्लेट। तो ऐसी ही एक प्रमुख प्लेट है, और इस प्लेट का क्या नाम है, हमारा भारतीय प्लेट, इंडियन प्लेट इसको बोलते हैं। तो ये सभी प्लेट भूगर्भीय बल के कारण सरकती रहती है, यानी गतिशील है। तो जितनी भी प्लेट है ये सभी क्या है, भूगर्भीय बल, यानी कि जो भी अंतर्जनित जो बल है उन सभी चीज़ों के कारण जो है क्या होती रहती है, सरकती रहती है, यानी कि एक स्थान से दूसरी स्थान तक ये जो है अपने स्थान से जो है सरकती रहती है, यानी कि ये जो है क्या होती है, गतिशील होती है। सामान्यतः इनकी गति का हमें पता नहीं चलता, क्योंकि सरकने की प्रक्रिया इतनी मंद होती है कि हम केवल इसकी क्या कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, इसको हम जो है जीवन में नहीं देख सकते। अब बात आती है, हमने तो बोल दिया कि ये जो प्लेट है वो क्या होती है, सरकती है। अब इसका हम पता कैसे चलेंगे, लेकिन ये जो गति है, इसकी जो सरकने की गति है वो बहुत ही क्या होती है, धीरे होती है, इतनी मंद होती है कि हम इसको क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ इसकी कल्पना ही कर सकते हैं कि हाँ ये जो प्लेट है वो सरक रही है अपने स्थान से। और ये जो है अपने एक वर्ष में कुछ ही सेंटीमीटर जो है खिसकती है। तो सोच सकते हैं कितना एकदम मंद गति है इसका खिसकने का। तो ये जो प्लेट है वो जो है
कम से कम जो है एक वर्ष में जो है कुछ ही सेंटीमीटर ये जो है अपने स्थान से खिसकती है। तो ये था प्लेट के बारे में, जो कि हमने पढ़ा भारतीय प्लेट। अब क्या बात आता है कि करोड़ों वर्ष पहले भारतीय प्लेट भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित थी। तो ये जो हमने पहले पढ़ा कि 6 प्रमुख प्लेटों में से क्या हमारा एक प्लेट है भारतीय प्लेट। तो ये जो भारतीय प्लेट था भूमध्य रेखा के किसमें, दक्षिण में जो है स्थित था। और यह आकार में क्या था, काफ़ी विशाल थी और ऑस्ट्रियन प्लेट इसी का हिस्सा थी, लेकिन यह प्लेट कई हिस्सों में टूट गई। अब क्या होता है कि ये जो भारतीय प्लेट था वो कैसा था, भूमध्य रेखा के मध्य में दक्षिण में जो है स्थित था। और ये जो है आकार में कैसा था, काफ़ी विशाल था, काफ़ी बड़ा था। और जो ऑस्ट्रियन प्लेट था इसी प्लेट का क्या था, हिस्सा था, यानी कि हमारे भारतीय प्लेट का ही क्या था, एक हिस्सा था। लेकिन अब क्या होता है कि ये जो प्लेट है कई हिस्सों में जो है टूटने लगी और ऑस्ट्रियन प्लेट दक्षिण पूर्व में तथा इंडियन प्लेट जो है उत्तर दिशा में खिसकने लगी। अब क्या होता है यहाँ पर जो है मुख्य समझने वाला बात यह है कि अब ये जो भारतीय प्लेट था उसका हिस्सा क्या था, ऑस्ट्रियन प्लेट। अब ये जो प्लेटें हैं एक जो है कई हिस्सों में जो है टूटना प्रारंभ कर देती है, कई हिस्सों में ये जो है टूटने लगती है। तो ये जो ऑस्ट्रियन प्लेट था वो जो है दक्षिण पूर्व में, और जो इंडियन प्लेट है हमारा भारतीय प्लेट है वो जो है उत्तर दिशा में। ये जो ऑस्ट्रियन प्लेट था दक्षिण पूर्व दिशा में और ये जो इंडियन प्लेट था उत्तर दिशा में, ये जो है खिसकना अपना प्रारंभ कर देती है। अब क्या होता है, बाद में जो है यूरोपीय प्लेट से जा कर के टकरा जाती है। अब ये जो है क्या होता है, बाद में जैसे ये जो है अपने स्थान से खिसकते चली जाती है तो बहुत समय बाद ये जो है किससे, यूरोपीय प्लेट से टकरा जाती है। अब इन दोनों प्लेटों के बीच एक बहुत बड़ा क्या था, सागर स्थित था, जिसे तेथिस सागर कहा जाता है। अब ये जो प्लेट थी यूरोपीय प्लेट और ये जो हमारा ऑस्ट्रियन प्लेट है और जो इंडियन प्लेट है, तो ये जो है खिसक रहे थे। अब किससे जाकर टकरा गए, यूरोपीय प्लेट से। अब इन दोनों के प्लेटों के बीच एक बहुत बड़ा क्या था, सागर था, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेथिस सागर इसको बोला जाता है। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो है आपको इतने अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि कभी भूलोगे नहीं। चलिए, अब इन दोनों के बीच क्या था, टेथिस सागर था। अब टेथिस सागर में जो है बहने वाली नदियों द्वारा लाए गए अवसादों का क्या हुआ था, काफ़ी समय से जमा हो रहा था। अब जितना भी सागर है उसमें क्या होता है, नदियों द्वारा जितना भी अवसाद है उसका क्या हो रहा था, जमा हो रहा था। मतलब जो भी नदियाँ अपने साथ बहा कर लाती थी सबको ये जो सागर में क्या कर रही थी, जमा कर रही थी अपने अवसादों को। अब सागर में जमा कर रही अवसाद में अत्यधिक दबाव के कारण धीरे धीरे ऊपर उठने लगे। अब क्या होता है, जब ये दोनों प्लेट जो है टकराती है तो क्या होता है, अवसाद जो है अवसादों में क्या होता है, दबाव होता है। अब जैसे ही दबाव होता है तो ये जो प्लेट है वो मतलब ये जो अवसाद है धीरे धीरे क्या होते हैं, ऊपर उठने लगते हैं। और इस तरह लगभग 5 करोड़ 50 लाख वर्षों पहले हिमालय पर्वत की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो पढ़ लिया लेकिन ये जो है चीज़ कैसे हुआ होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि हिमालय पर्वतमाला सबसे नवीन जबकि अरावली क्या है, प्राचीन है। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा हिमालय पर्वत है सबसे क्या है, नवीन है, नया है, जबकि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो क्या है, प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। आज जिस स्थान पर हिमालय खड़ा है वहाँ करोड़ों साल पहले सागर की लहरें उड़ती थी। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको समझाऊंगा। तो आज जिस स्थान पर हमारा जो हिमालय पर्वत खड़ा है ना, वहाँ क्या था, सागर था, और जिसको हम टेथिस सागर के नाम से जानते हैं। और इस तथ्य का प्रमाण यह है कि हिमालय के कुछ चट्टानों में समुद्री जीव के जीवाश्म मिलते हैं। इंडियन प्लेट का खिसकना आज भी जारी है। हमने क्या पढ़ा कि जो हिमालय पर्वत आज जहाँ खड़ा है वहाँ क्या था, पहले सागर था। अब इसका पता कैसे चला कि हिमालय की कुछ चट्टानों में जो है समुद्री जीवों के जीवाश्म हमको प्राप्त होते हैं, मिले हैं, जिससे हम यह बता सकते हैं कि हिमालय पर्वत जहाँ आज खड़ा है वहाँ क्या था, सागर था। और इंडियन प्लेट आज भी क्या है, खिसक रहा है। चलिए अब समझने का प्रयास करते हैं मेन पॉइंट क्या है। अब क्या है कि ये जो प्लेटें थी वो जो है किससे जा कर के टकराई थी, यूरोपीय प्लेट से। ऑस्ट्रियन प्लेट जो है दक्षिण पूर्व दिशा में जो है अपना चालू कर दिया था खिसकने का, और जो भारतीय प्लेट था इंडियन प्लेट था वो जो है उत्तर दिशा में चालू कर दिया था। अब देख सकते हैं ये है हमारा, यहाँ पर जो है लिखा गया है, तो इससे जो है थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। ये है आपका प्लेट हो गया, एक प्लेट इधर हो गया और एक प्लेट इधर हो गया। चलिए मानते हैं, इसको एकदम आसान से उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। अब ये जो प्लेट है वो इधर जो है खिसकना प्रारंभ करता है, ये जो प्लेट है इधर जो है खिसकना जो है प्रारंभ कर देता है। बीच में हमने क्या पढ़ा था, बीच में हमने पढ़ा था कि इस दोनों प्लेटों के बीच में क्या था, सागर था, समुद्र था, टेथिस सागर। और ये जो सागर था उसमें जो नदियाँ थी वो अपने अवसादों का क्या कर रही थी, जमाव लगातार जो है कर रही थी।
अब क्या होता है, जैसे जैसे ये जो प्लेट हैं वो नज़दीक आते हैं, तो जितना भी ये जो है जमाव करे हुई थी नदियाँ जो है समुद्र में, तो जो है अब इन दोनों प्लेटों के आपस में टकराने के बाद क्या होता है, दबाव उत्पन्न होता है। तो इस दबाव से जितना भी अवसाद है वो ऊपर की ओर जो है उठने लगते हैं, और कुछ इस प्रकार से जो है हिमालय पर्वत का क्या कर लेते हैं, रूप ले लेते हैं। मतलब एक प्रकार से हम और समझ सकते हैं कि ये है एक प्रकार का चटाई। चटाई है, चटाई के एक हिस्से को आप पकड़िएगा, दूसरे हिस्से को आपका भाई आपकी बहन जो है कोई भी पकड़ सकते हैं। अब इन दोनों को धीरे धीरे, इन दोनों सिरों को पकड़िए और आप जो है एक पास आते जाइए। तो क्या होगा, कुछ इस प्रकार की जो है आकृति बनना आपसे, मतलब उस चटाई में कुछ इस प्रकार की जो आकृति है वो बनना क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से क्या हुआ था, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई थी कि जब जो है दो प्लेट आपस में आए, दो प्लेट हो गया आपस में आए थे, बीच में था आपका टेथी सागर। टेथी सागर में भरा हुआ था पूरा नदियों के द्वारा लाया गया अवसाद। अब ये जो दो प्लेट हैं वो आपस में आए, अब इन दोनों में जो है टकराव होने वाला था। अब बहुत अधिक मात्रा में क्या हुआ, दबाव हुआ, पानी जो है बाहर निकलने लगा, पानी क्या हो गया, बाहर निकल गया, और जितना भी अवसाद था वो जो है ऊपर की ओर उठने लगता है। और कुछ इस प्रकार से जो है हिमालय पर्वत की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तो आई होप ये जो चीज़ है वो आप समझ चुके होंगे, और यदि समझ में नहीं आया होगा तो ये इस जगह जो है आप एक बार और वीडियो देख करके अच्छे से समझ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये हुआ था हमारा हिमालय पर्वत की उत्पत्ति। अब हिमालय पर्वतमाला के कई समानांतर पर्वत श्रृंखलाएँ भी हैं। जैसे ही हिमालय पर्वत है उसी के समानांतर और पर्वत श्रृंखला भी हमको वहाँ पर देखने को मिलता है। वैसे तो गया नहीं हूँ मैं, लेकिन और भी पर्वत श्रृंखलाएँ हमको देखने को वहाँ पर मिल जाता है। इसमें कौन कौन से हैं, पार हिमालय है, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक प्रमुख श्रेणियाँ हैं। तो पार हिमालय हो गया, वृहद हिमालय, और ये मध्य हिमालय जो है मध्य में स्थित है, शिवालिक ये जो है सबसे छोटा ये जो है आता है, इसकी श्रेणियाँ हैं। और जो है जास्कर, लद्दाख, काराकोरम पर्वत श्रृंखलाएँ पार हिमालय या ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो जास्कर हो गया, लद्दाख हो गया, और जो काराकोरम जो पर्वत श्रृंखला है वो जो है पार हिमालय के अंतर्गत आते हैं। पहले नंबर पर है पार हिमालय, इसी के अंतर्गत जो ये जो चीज़ें हैं, लद्दाख हो गया, काराकोरम पर्वत श्रृंखला, जास्कर, ये सभी चीज़ें जो है पार हिमालय के अंतर्गत आते हैं। पश्चिम से पूर्व तक फैली वृहद हिमालय यानी कि हिमाद्री श्रेणी नेपाल में अपनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है, जहां ये जो है विश्व के 14 सबसे चोटियों में से 9 स्थित है। अब बात आता है वृहद हिमालय की। तो वृहद हिमालय जो है पूरब से लेकर के फैली हुई कहाँ है, हिमाद्री श्रेणी नेपाल तक अपनी जो अधिकतम ऊंचाई के लिए क्या है, पहुंचती है। और ये जो यहाँ पर विश्व की लगभग 14 प्रमुख ऊंची चोटियों का क्या करती है, निर्माण करती है, जिसमें से 9 यहाँ पर ही स्थित है। और इनमें से प्रत्येक की ऊंचाई कितनी है, 7,900 मीटर है, और इससे भी अधिक है। और इनमें धौलागिरी, चोयू, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा इत्यादि जो है क्या है, प्रमुख आते हैं वृहद हिमालय के अंतर्गत। और जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई आपको याद रखना है, 8,848 मीटर ये जो है ऊंचा है माउंट एवरेस्ट। आंतरिक या मध्य हिमालय हिमाचल भी कहलाता है। अब आता है मध्य हिमालय की बात। तो जो आंतरिक या बीच वाला जो हिमालय है वो जो है क्या कहलाता है, हिमाचल भी कहलाता है। और यह हिमालय पर्वत श्रृंखला का क्या है, मध्यवर्ती भाग है। यानी कि जो मध्य हिमालय है, हमने पढ़ा मध्य हिमालय, तो जो है पूरे हिमालय पर्वत श्रृंखला का क्या है, मध्य भाग है, बीच वाला भाग है। और यह श्रृंखला उत्तरी पाकिस्तान, उत्तर भारत, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश तक क्या है, विस्तृत है। इसका फैलाव जो है हुआ है, मतलब मध्यवर्ती जो मध्य हिमालय है उसका फैलाव आपको जो है पाकिस्तान, भारत, उत्तरी भारत, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ तक इसका क्या हुआ है, विस्तार हुआ है। और इसकी जो औसत ऊंचाई है 3,700 से 4,500 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है मध्य हिमालय की। अब आता है शिवालिक। तो शिवालिक जो है सबसे क्या है, निम्न भूभाग है। हमने पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा था पार हिमालय, सेकंड में वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, अंत में पढ़ेंगे शिवालिक हिमालय। तो ये जो शिवालिक जो हिमालय है सबसे क्या है, जो निम्न भूभाग है। और शिवालिक का दक्षिणी भाग मैदान की ओर जो है तीव्र ढलान वाला है, और इसके उत्तर में जो है समतल भूमि वाली घाटी या बेसिन है, जिसको क्या बोलते हैं, दून बोला जाता है। और जो देहरादून है वो इसी घाटी में बसा हुआ क्या है, प्रमुख शहर है। तो शिवालिक जो हिमालय है उसका जो दक्षिणी भाग है क्या है, तीव्र ढलान वाला भाग है। और इसी जो ढलान वाला भाग है उसी को क्या बोलते हैं, समतल भूमि या घाटी है। और इसी में जो है दून
जो देहरादून जो प्रमुख शहर है वो बसा हुआ है। हिमाद्री पीपर पीर पंजाल के जो बीच में खूबसूरत कश्मीर घाटी है। तो इन्हीं के बीच क्या है, कश्मीर घाटी स्थित है और यह एक अंतर पर्वतीय घाटी है। और इस घाटी से होकर के सर्पाकार झेलम नदी जम्मू और कश्मीर के विशाल मीठे पानी की वुलर झील से होकर के बहती है। तो इसी घाटी से होकर जो जम्मू और कश्मीर की जो विशाल मीठे पानी की जो झील है वुलर झील, वो इसी से होकर के बहती है। हम जानते हैं कि उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला का भारतीय उपमहाद्वीप के पर्यावरण और मानव जीवन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यदि ये जो हमारा हिमालय पर्वत नहीं होता तो उत्तरी ध्रुव से आने वाली ठंडी हवाओं से हमारी रक्षा नहीं कर पाता। साथ ही साथ ये जो है हमारे पूरे भारत में क्या करवाता है, बारिश भी करवाता है। तो अनेक कारणों से ये जो है हमारे पर्यावरण और मानव जीवन, तो इसमें बहुत बड़ा योगदान है हमारे हिमालय पर्वत का। क्योंकि प्रकृति को ही भगवान का दर्जा दिया जाता है, तो हिमालय भी एक प्रकार से हमारे लिए क्या है, भगवान का रूप ही है। और हिमालय में प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल है। इनमें जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र व सिंधु सबसे बड़ी क्या है, नदियां हैं। हिमालय से ही प्रमुख नदियों का क्या हुआ है, उद्गम हुआ है। जिनमें यदि हम बात करें तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ये सभी क्या है, प्रमुख नदियों के अंतर्गत आता है। तीस्ता व मानस ब्रह्मपुत्र की तंत्र की नदियाँ हैं। तीस्ता व जो मानस है वो ब्रह्मपुत्र तंत्र की क्या है, नदियाँ है। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज सिंधु तंत्र की जो है नदियाँ हैं। तो ये जो इनको आपको याद रखना है कि कौन सी नदी किस तंत्र की नदियाँ हैं। तो तीस्ता व मानस हो गया, ये जो है ब्रह्मपुत्र तंत्र की नदी। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास ये जो है सिंधु तंत्र की नदियाँ है। साथ ही साथ सतलज भी है। यमुना, काली, कर्णाली, राप्ती, गंडक, गोमती ये जो है गंगा तंत्र की नदियाँ हैं। तो इसके बारे हम जो है आगे पार्ट में जो है चर्चा करेंगे अच्छे से विस्तार से। फिलहाल अभी आपको इसको याद रखना है। हम पूरी तरह से बात करेंगे गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र मैदान, सिंधु, सतलज ये सभी चीज़ों के मैदान के बारे में, उनकी सहायक नदियों के बारे में। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम जो है आगे चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल अभी आप जो है इसको बस याद रखिएगा, उसकी नदियाँ और उनकी सहायक नदियों के नाम को। चलिए आगे आते हैं। तो उत्तर भारत में बहती समस्त नदियाँ सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के विशाल मैदान का क्या करती है, निर्माण करती है। तो जैसे ही ये जो है नदियाँ किससे, हिमालय से निकली हुई है। अब जैसे ही ये जो है बहती है तो एक बहुत बड़े विशाल मैदान का निर्माण करती है और इस विशाल मैदान को हम जानते हैं सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र मैदान के नाम से। और ये जो है सतत बहने वाली नदियाँ सघन आबादी वाले मैदानी क्षेत्रों की जीवन धारा है। और ये जो नदियाँ नहीं होती तो हम भी नहीं होते। क्यों? क्योंकि इसी से पूरा जो आबादी वाला जो क्षेत्र, मैदानी वाला जो क्षेत्र है, वो इसी की जीवन धारा ही, ये जो नदियाँ हैं वो हमको जीवन देती है। और इसी गंगा सिंधु के मैदान में विश्व की प्राचीन सभ्यताओं का विकास भी हुआ है। यानी कि हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर कदम रखा और इसी से कारण बोला गया है कि विश्व की प्राचीन सभ्यताओं का विकास इन्हीं नदियों के किनारे पर हुआ था। अब आता है थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं बर्फ़ की नदी हिमनद के बारे में। तो बर्फ़ की नदी क्या होती है और इसको क्या बोलते हैं, हिमनद इसको बोला जाता है। बर्फ़ की नदी हिमनद, चित्र में देख सकते हैं, यह है बर्फ़ की नदी, इधर देख सकते हैं पूरा का पूरा बर्फ़ के द्वारा बना होता है। तो अत्यधिक ठंडे प्रदेशों अथवा ऊंचे पहाड़ी वाले इलाकों में क्या होता है, पानी के बजाय हिम की वर्षा होती है। बर्फ़ जो है गिरता है, क्या होता है, जितना भी ठंडा प्रदेश हो गया या फिर ऊंचा जितना भी पहाड़ी वाला इलाका, वहाँ पानी नहीं गिरता। पानी के अलावा, पानी के बजाय क्या गिरता है, वहाँ पर बर्फ़ गिरता है, हिमपात वहाँ पर होती है। और ऐसे में जो है क्या होता है कि इस वर्षा में हिम धुनी हुई रुई की तरह गिरता है, किंतु ज़मीन पर गिरने के बाद दबाव के कारण सघन हो जाता है। अब ये जो वर्षा है वो किसकी होती है, हिम की होती है। और ये जो हिम है यानी कि जो बर्फ़ है वो धुनी हुई रुई, जो रुई होता है उसी की तरह गिरता है, एकदम हल्का होता है। अब जैसे ये जो है ज़मीन पर आता है तो दबाव के कारण क्या हो जाता है, एकदम कठोर हो जाता है, सघन हो जाता है और कुछ इसका जो है कठोर भाग भी ले लेता है। हिम क्षेत्र में बर्फ़ नीचे की ओर ढलान के सहारे खिसकती रहती है और इस खिसकते हुए बर्फ़ों को हिमनद या ग्लेशियर कहा जाता है। अब क्या होता है, ये है आपका पर्वत, पर्वत में गिर रहा है भैया, क्या गिर रहा है, हिमपात हो रहा है, इधर बढ़िया वाला हिमपात हो रहा है। अब क्या है कि ये जो कुछ जो बर्फ़ है कठोर चट्टान का रूप ले लेती है। अब धीरे 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 क्या हो रही है, खिसक रही है। तो इसे खिसकते हुए बर्फ़ को क्या बोला जाता है, हिमनद या ग्लेशियर इसको कहा जाता है। तो आई होप ये जो चीज़ है वो समझ चुके होंगे। तो ये बात थी हिमनद या ग्लेशियर की। अब क्या है कि नदियों की तरह हिमनद भी घाटियों से होकर के बहता है, अर्थात हिमनद बर्फ़ की नदी है। तो जो हिमनद है वो क्या है, बर्फ़ की नदी है। जिस प्रकार
पानी का क्या होता है, नदी होता है, उसी प्रकार बर्फ़ की भी क्या होती है, नदी होती है। और इसका जो स्रोत होता है वो क्या होता है, हिम होता है, बर्फ़ होता है। हिमालय में अनेक हिमनद है और जिनमें सबसे बड़ा क्या है, गंगोत्री है। तो हिमालय का सबसे बड़ा हिमनद क्या है, गंगोत्री है, और इसकी जो लंबाई है 32 किलोमीटर है। खुम्बू हिमनद नेपाल के एवरेस्ट क्षेत्र में है, और जो खुम्बू हिमनद है वो नेपाल के एवरेस्ट क्षेत्र में, ऊंचाई वाले क्षेत्र में है। और यह पर्वत की चढ़ाई का सबसे लोकप्रिय मार्ग है। लोग यहाँ पर पर्वतारोही जो है यहाँ पर जाते हैं और चढ़ाई का मजा लेते हैं। वायुमंडल के बढ़ते तापमान के कारण हिमनदों में बर्फ़ पिघलने लगे और उनकी लंबाई भी कम होती जा रही है। अब जैसे जैसे क्या होता है, तापमान बढ़ते जाता है तो बर्फ़ जो है पिघलने लगते हैं और इससे जो है उनकी लंबाई भी कम हो जाती है। तो ये था आज का टॉपिक। हमने क्या क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं। तो हमने आज जो है पढ़ा था कि उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, इसके अंतर्गत हमने देखा कि किस प्रकार से जो है क्या हुआ, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। जब जो है दो प्लेट आपस में टकराए, बीच में क्या था, टेथीस सागर, टेथीस सागर में भरा हुआ था अवसाद। तो जो दो प्लेट आपस में टकराए तो उससे क्या हुआ, एक दबाव उत्पन्न हुआ, और दबाव से जो है हिमालय पर्वत की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। और इस प्रकार से जो है आगे हमने पढ़ा कि उसके बाद हमने पढ़ा कि कौन सी नदियाँ किस तंत्र की है, और उसके बाद हमने पढ़ा बर्फ़ की नदी हिमनद। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो जो है पूरी तरह से समझ आ चुका होगा। तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ ज़रूर इसको शेयर कर दीजिएगा। लाइक करो यारो, और साथ ही साथ चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इसी टॉपिक को लेकर के। तो अगले पार्ट में अगले जो पार्ट है उसमें हम जो है कश्मीर घाटी, लद्दाख और आगे बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।